नमस्कार। आज तारीख है बुधवार 5 नवंबर 2025। आज हम भारत की चुनावी प्रक्रिया के एक बहुत ही अहम और अक्सर बहस में रहने वाले पहलू पर बात करेंगे। आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि यह है क्या, बल्कि इसके जो कथित उल्लंघन है और हाल की घटनाओं के संदर्भ में इसके असर का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खासतौर पर महत्वपूर्ण है ही। गवर्नेंस, चुनावी सुधार, ये सब प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है। हमारी आज की चर्चा द हिंदू के एक हालिया लेख पर आधारित है। हम उसके तर्कों को देखेंगे, परखेंगे। और शुरुआत करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक बहुत ही गहरे विचार से। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि जिन्हें इसे चलाने के लिए बुलाया जाता है वे बुरे लोग हो सकते हैं। ये बात शायद सिर्फ संविधान पर नहीं बल्कि देश के किसी भी कानून या संहिता पर लागू होती है, और MCC के लिए तो शायद ये बहुत सटीक है। तो आज का हमारा मकसद क्या है भाई, ये समझना कि MCC क्या है, क्यों है, और असल में जमीन पर क्या हो रहा है। क्या ये काम कर रही है या बस नाम की है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये आदर्श आचार संहिता, ये MCC आखिर है क्या चीज़। देखिए, ये कोई संसद से पास हुआ कानून नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये असल में राजनीतिक दलों के बीच बने एक आप कह सकती हैं आम सहमति है। नियमों का एक सेट है जिस पर सब पार्टियां सैद्धांतिक तौर पर राजी हुई हैं कि हाँ, हम इसे मानेंगे। अच्छा, मतलब पार्टियों ने खुद ही बनाया है एक तरह से। और इसे जहां तक मुझे ध्यान है 90 के दशक से चुनाव आयोग काफी सख्ती से लागू करने की कोशिश कर रहा है। 2013 में कुछ बदलाव भी हुए थे शायद। हाँ बिल्कुल, ECI इसे लागू करवाने में अहम भूमिका निभाता है और 2013 में कुछ संशोधन भी हुए थे। लेकिन इसका जो मूल मकसद है वो बहुत सीधा है। मकसद है कि चुनाव के दौरान सभी पार्टियों को, सभी उम्मीदवारों को एक बराबर का मौका मिले, जिसे कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड। और खासकर जो पार्टी सत्ता में है वो अपनी सरकारी ताकत का, मशीनरी का, पैसे का गलत फायदा ना उठा पाए चुनाव जीतने के लिए। निष्पक्ष चुनाव की ये बुनियाद है। ठीक है, ये तो हुई आदर्श बात। पर ये लागू कब से कब तक रहती है? इसकी टाइमलाइन क्या है? हाँ, ये जैसे ही चुनाव आयोग इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करता है उसी तारीख से लागू हो जाती है। और ये तब तक लागू रहती है जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। और इस दौरान पार्टियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए और खासतौर पर सरकार और मंत्रियों के लिए कुछ खास नियम होते हैं। हाँ, ये सत्ताधारी दल वाले नियम क्या हैं? क्योंकि ज्यादातर विवाद तो वहीं से उठता दिखता है ना? बिल्कुल सही। MCC का एक बड़ा फोकस इसी पर रहता है कि सत्ताधारी पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं। जैसे मंत्री अपनी सरकारी यात्राओं को चुनाव प्रचार से नहीं मिला सकते, सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज इनका इस्तेमाल चुनाव के काम के लिए नहीं कर सकते। और सबसे ज़रूरी, इस दौरान कोई नई स्कीम, कोई नया ग्रांट या वित्तीय मदद की घोषणा नहीं कर सकते, कोई नई सड़क, पानी की सुविधा का लोक लुभावन वादा नहीं कर सकते, किसी नई परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लगे कि वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही हो। अच्छा, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा फंसता हुआ लगता है। जैसा आपने कहा, ये कानून तो है नहीं, ये तो एक सहमति है। तो अगर कोई इसे तोड़ता है, मतलब उल्लंघन करता है, तो होता क्या है? कोई सजा है इसके लिए? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और यहीं पर पूरी बहस टिकती है कई बार। देखिए, सीधे तौर पर MCC तोड़ने पर कोई कानूनी सजा तय नहीं है अपने आप में, लेकिन इसके कई प्रावधान ऐसे हैं जिनका उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता यानी IPC या फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 के तहत जुर्म माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है या धर्म के नाम पर वोट मांगता है या वोटरों को रिश्वत देने की कोशिश करता है। ये सब MCC का उल्लंघन तो है ही, साथ में कानूनी अपराध भी हैं। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है, FIR करवा सकता है, उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश कर सकता है। वो तो ठीक है जो सीधे सीधे अपराध हैं। पर उन स्थितियों का क्या जहां उल्लंघन कानून के शब्दों का नहीं बल्कि उसकी भावना का हो रहा हो, जैसा कि लेख में भी इशारा है, खासकर ये नई घोषणाओं और योजनाओं वाले मामले में? बिल्कुल, और यही असली चुनौती है। अक्सर क्या होता है, सरकारें चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले ऐन मौके पर बड़ी बड़ी योजनाएं या पैकेज घोषित कर देती हैं। अब तकनीकी रूप से देखें तो ये MCC लागू होने से पहले हुआ,
तो शायद सीधे तौर पर एमसीसी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये एमसीसी की मूल भावना कि सत्ताधारी दल को गलत फायदा न मिले उसका उल्लंघन नहीं है। यहाँ शेक्सपियर के हैमलेट का वो संवाद याद आता है, लेख ने भी उसे कोट किया है, मोर ऑनर्ड इन द ब्रीच देन द ऑब्जर्वेंस, मतलब नियम तोड़ने में ज्यादा शान समझी जाने लगी है बजाय पालन करने के। भारतीय चुनावी राजनीति में ये कुछ हद तक सच लगता है। अच्छा, क्या इसका कोई ताज़ा उदाहरण है जिस पर लेख फोकस कर रहा है? हाँ, लेख बिहार में हाल ही में शुरू हुई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY का जिक्र करता है। ये योजना अगस्त 2025 में लॉन्च हुई। इसमें महिलाओं को अपना कोई काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाना है। सुनने में तो योजना अच्छी लग रही है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत योजना में नहीं, उसकी टाइमिंग में है। योजना आई अगस्त में, पैसे बंटने शुरू हुए 26 सितंबर को, जब प्रधानमंत्री ने खुद 7.5 लाख महिलाओं को पहली किश्त भेजी। उसके बाद अक्टूबर से हर हफ्ते किश्तें जारी हैं। अभी 31 अक्टूबर को गई, अगली 7 नवंबर को जानी है। और बिहार में चुनाव कब है? चुनाव 2 फेज में है। पहला फेज तो कल ही है 6 नवंबर को, और दूसरा 11 नवंबर को। अब आप सोचिए, ठीक चुनाव से पहले वोटिंग के दिनों के इतने नजदीक लाखों महिलाओं के खाते में सीधे कैश भेजना, क्या इसे वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं माना जाएगा? आलोचना यही है कि ये एमसीसी की जो आत्मा है उस पर सीधा हमला है। बात तो सोचने वाली है, लेकिन सरकार का क्या कहना है इस पर? उनका क्या तर्क है? सरकार का बचाव ये है कि ये एक पहले से चल रही योजना है, मतलब ऑनगोइंग स्कीम है, और एमसीसी पहले से चल रही योजनाओं को रोकने को नहीं कहता। तकनीकी तौर पर यह शायद सही भी हो, लेकिन जैसा लेख कहता है, योजना शुरू कब हुई? चुनाव की घोषणा से सिर्फ 1 महीना पहले। तो क्या इसे वाकई एक स्थापित पहले से चल रही योजना कह सकते हैं, या ये सिर्फ चुनाव के लिए ही लाई गई? यहीं पर वो कानून के शब्द बनाम कानून की भावना वाली बात आ जाती है। क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा? यही आम बात है? नहीं, लेख साफ कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है। लगभग हर पार्टी जब वो सत्ता में होती है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में, चुनाव से ठीक पहले ऐसी घोषणाएं करती आई है। ये पुरानी तरकीब है, लेकिन MMRY का मामला शायद इसलिए ज्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसमें सीधे कैश ट्रांसफर का स्केल और चुनाव से नजदीकी बहुत बहुत साफ है। लेख का मानना है कि इसने शायद इस तरह के जो सीमांत उल्लंघन है उनकी हद को और आगे धकेल दिया है। अगर ये इतना आम है एमसीसी की भावना का उल्लंघन, तो फिर सवाल उठता है कि क्यों ना इसे कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? लेख में जिक्र है कि 2013 में एक संसदीय समिति ने ऐसा कहा भी था। हाँ, 2013 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर जो संसदीय स्थायी समिति है, उसने ये सुझाव दिया था कि एमसीसी को कानूनी दर्जा दे देना चाहिए और RPA एक्ट का हिस्सा बना देना चाहिए। तर्क यही था कि इससे उल्लंघन करने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी, एक डर पैदा होगा। तो फिर चुनाव आयोग क्या नहीं मानता? उन्हें ही तो इसे लागू करवाना है। चुनाव आयोग का नजरिया बड़ा प्रैक्टिकल है और उसे समझना भी जरूरी है। उनका मुख्य तर्क है टाइमिंग का। भारत में चुनाव बहुत बड़ा काम है और इसे एक तय समय सीमा में करीब 45-50 दिन में पूरा करना होता है, घोषणा से लेकर नतीजों तक। दूसरी तरफ हमारी जो अदालती प्रक्रिया है वो अक्सर लंबी चलती है, सालों लग जाते हैं कई बार। अगर एमसीसी के हर छोटे बड़े उल्लंघन को कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी तो पूरी चुनावी प्रक्रिया ही अटक सकती है। समय पर चुनाव कराना मुश्किल, शायद नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, ये चिंता तो जायज लगती है, लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर कानूनी डर नहीं होगा तो क्या पार्टियां मनमानी नहीं करेंगी? क्या चुनाव आयोग के पास अभी जो शक्तियां हैं वो काफी हैं? चुनाव आयोग के पास RPA और IPC के तहत शक्तियां तो हैं, जैसा हमने पहले कहा। वो हेट स्पीच, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामलों में एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एमसीसी की भावना के उल्लंघन की, खासकर सरकारी योजनाओं की घोषणाओं के मामले में, तो उनके हाथ बंधे हुए से लगते हैं। उन पर आरोप भी लगते हैं कि वो ऐसे मामलों में नरमी बरतते हैं या अनदेखी कर देते हैं। हालांकि ये साबित करना मुश्किल होता है। लेख में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, हमारे नेताओं की वो काबिलियत कि वो नियमों के आसपास से रास्ता निकाल लेते हैं। मैकियावेलियन एबिलिटी कहा है उसे। क्या इसका मतलब ये है कि नियम कितने भी बना लो, तोड़ने वाला रास्ता ढूंढ ही लेंगे? हाँ, लेख का इशारा कुछ इसी तरफ है। भारतीय राजनेताओं में एक
कह सकते हैं अद्भुत क्षमता होती है नियमों की कमियों का फायदा उठाने की या उनसे बचने के नए नए तरीके निकालने की। एक राजनीतिक चतुराई होती है। ऐसे में एमसीसी के हर उल्लंघन को पकड़ना और रोकना चुनाव आयोग के लिए एक वाइल्ड गूस चेस जैसा हो सकता है। मतलब एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत न हो। आप कितनी भी कोशिश कर लें, हर सरकारी घोषणा को चुनावी फायदे से जोड़कर उसे रोकना ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल, शायद असंभव है। तो फिर समाधान क्या है? अगर नियम लागू करना मुश्किल है और उसकी भावना का उल्लंघन हो ही रहा है, तो क्या उन नियमों को ही हटा देना बेहतर है? यहाँ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज की वो बात याद आती है जिसका जिक्र लेख में है। अच्छे कानून बनाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बुरे कानूनों को खत्म करना। क्या ये एमसीसी के कुछ हिस्सों पर लागू हो सकता है? लेख इसी दिशा में एक थोड़ा विवादास्पद लेकिन सोचने लायक तर्क देता है। लेखक का सुझाव है कि एमसीसी के वो हिस्से जो चुनाव घोषणा के बाद नई सरकारी योजनाओं या ग्रांट्स पर रोक लगाते हैं, उन्हें शायद हटाए देना चाहिए। तर्क ये है कि जब असल में उनका पालन होने पा रहा, उनकी भावना का उल्लंघन आम है और उन्हें लागू करवाना भी मुश्किल है, तो फिर उन्हें रखने का क्या फायदा? इससे होगा ये कि चुनाव आयोग का ध्यान और संसाधन उन ज्यादा गंभीर उल्लंघनों पर लग सकेगा, जैसे हेट स्पीच, पैसे का गलत इस्तेमाल, सांप्रदायिक अपील, जिनसे निपटने के लिए उनके पास कानूनी ताकत है भी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सुझाव है। और अगर ऐसा हो जाए तो इसका एक और बड़ा असर पड़ेगा, वो जो एक साथ चुनाव वाली बहस चल रही है उस पर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने के फेवर में एक बड़ा तर्क क्या दिया जाता है, यही कि देश में बार बार चुनाव होते हैं, बार बार एमसीसी लगती है, जिससे विकास के काम रुक जाते हैं, सरकारी कामकाज में बाधा आती है। अब अगर एमसीसी से नई योजनाओं और ग्रांट्स पर रोक वाले नियम ही हटा दिए जाएं, जैसा लेख कह रहा है, तो फिर एक साथ चुनाव का ये वाला तर्क तो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि फिर एमसीसी विकास के कामों में बार बार बाधा डालने वाला मुख्य कारण नहीं रह जाएगा। तो ये पूरी चर्चा हमें कहाँ ले जाती है? एक तरफ एमसीसी का आदर्श है जो जरूरी लगता है निष्पक्ष चुनाव के लिए, दूसरी तरफ राजनीतिक हकीकत है जहां नियमों को ताक पर रख दिया जाता है, और बीच में है चुनाव आयोग जिसकी अपनी मजबूरियां हैं, सीमाएं हैं। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये गवर्नेंस, एथिक्स, लॉ सबका एक क्लासिक केस स्टडी है। रूप से बहुत जरूरी है, पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी न होना इसकी बड़ी कमजोरी है। दूसरा, सत्ताधारी दल चुनाव से पहले घोषणाएं करके एमसीसी की भावना को तो चोट पहुंचाते हैं, पर शायद शब्दों को नहीं। इससे निपटना बहुत मुश्किल है। तीसरा, चुनाव आयोग प्रैक्टिकल वजहों से इसे कानूनी दर्जा देने के पक्ष में नहीं है, तो एक तरह का डेडलॉक है। और चौथा, ये सवाल कि क्या जो नियम काम नहीं कर रहे हैं, जैसे नई योजनाओं पर रोक, उन्हें हटा देना चाहिए, ये एक बड़ा नीतिगत सवाल है जिसके दूरगामी असर होंगे, जिसमें एक साथ चुनाव की बहस भी शामिल है। तो संक्षेप में कहें तो आदर्श आचार संहिता भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए एक अहम लेकिन कह सकते हैं अधूरी व्यवस्था है। इसकी असरदारिता पर सवाल उठते रहते हैं, खासकर जब पार्टियां नियमों के दायरे में रहकर भी उनकी आत्मा को घायल कर देती हैं। और ये हमें इस सवाल पर लाता है कि दिक्कत नियमों में है, या उन्हें लागू करने वाली संस्थाओं में, या फिर हमारी राजनीतिक संस्कृति में। शायद तीनों में। कोई आसान जवाब नहीं है। लेख का सुझाव कि कुछ नियम हटा दो, ये प्रैक्टिकल लग सकता है, पर इसके अपने खतरे हैं। क्या इससे सत्ताधारी दलों को और खुली छूट मिल जाएगी? ये भी सोचना होगा। और हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाते हैं। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता, उसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लंबा समाधान क्या हो सकता है? क्या हमें और सख्त कानूनी तौर पर बाध्यकारी नियमों की तरफ जाना चाहिए, भले ही उन्हें लागू करना मुश्किल हो? या फिर समाधान पार्टियों के अंदर सेल्फ रेगुलेशन, नैतिक मूल्यों को बढ़ाने और वोटरों को और जागरूक बनाने में है? क्या कानून सब ठीक कर सकता है या नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या एमसीसी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए? क्या एमआरएमआर जैसे मामले एमसीसी की भावना का उल्लंघन है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये गहरी बातचीत जानकारीपूर्ण लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।